मोशन, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। आप देखिएगा स्टूडेंट, सपोज दैट ये यहाँ पर है आपकी बॉल, ठीक है, और ये बॉल जो है यहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुई, इसमें मोशन हुई। या आप ये भी कह सकते हो, देखिए पेंडुलम होता है, मान लीजिए जो वॉच होती है, झूला है मान लीजिए, ये झूला कभी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और कभी यहाँ पर, तो कभी ये यहाँ पर आ रहा है, कभी वापस यहीं पर, कभी यहाँ पर, कभी यहीं पर। या आपके मोबाइल का वाइब्रेट होना, जबकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, लेकिन क्या हो रहा है कि वो हिल तो रहा है, यानी कि क्या वाइब्रेट हो रहा है, तो ऐसे वाइब्रेट होगा ना, ऐसे करके आपका बच्चों लेफ्ट राइट है ना, तो वो भी क्या आपका मोशन है, जैसे चलता हुआ पंखा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपके एग्जाम्पल। अब आप देखिए इसके आगे, पोजीशन, पोजीशन क्या होती है, आप देखिए, पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वह लोकेशन जिस पर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप बैठे हुए हैं, अभी बैठकर क्लास ले रहे हैं, तो आप जहां पर जस्ट बैठे हुए हैं वह आपकी क्या है, पोजीशन है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, जहां से लोकेट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे मैथ्स में आपको याद होगा बच्चों, नाइन्थ में आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो और ये आपका ओरिजिन है। अब जैसे 1,1 है तो वो यहाँ पर आ गया 1,1, तो ये 1,1 कहाँ से देखा जा रहा है, आपका ओरिजिन से। मेजर कहाँ से किया गया, ओरिजिन से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका ये, कि ओरिजिन से नापा जाता है, तो ओरिजिन क्या हुआ आपका, रेफरेंस पॉइंट हो गया एक तरह से। क्या हो गया बच्चों आपका ये, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट इसको कहते हैं जहां से ऑब्जर्वेशन किया जाए, जहां से नापा जाए, इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं आप देखिए आगे, इट इज ऑफन कॉल्ड एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट, अगर रेफरेंस पॉइंट होगा तभी आप किसी भी चीज की पोजीशन या लोकेशन बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। अब आप आगे देखिए इसमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर देन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे मोशन ऑफ लिफ्ट, आपने देखा है बच्चों कि जो लिफ्ट्स होती हैं वो कैसे जाती हैं, बिल्कुल सीधी ऊपर जाएंगे या सीधी नीचे आएंगे ना, ऐसे नहीं जो लाइन मेरी टेढ़ी हो गई ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं, ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, बिल्कुल सीधा जाएंगे और बिल्कुल सीधा ही वापस आ जाएंगे ना। तो ये क्या है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, स्ट्रेट लाइन में मोशन का। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, और टाइप्स पढ़ेंगे इसके, है ना। तो और टाइप्स हम क्या पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा जरा, है ना, कि क्या है आपका और टाइप्स में आपको क्या दे रखा है, आप वो देखिएगा। रेफरेंस पॉइंट के बाद ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये फिजिक्स का बेसिक है, अगर ये नहीं होगा तो आगे के चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे हमारे, ध्यान रखिएगा। देखिए यूनिफॉर्म मोशन, as object is said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal time interval, ठीक है। मोशन ऑफ, क्या दे रखा है आपको इसमें, हैंड्स ऑफ अलार्म क्लॉक, कि जो हमारी अलार्म क्लॉक होती है उसकी जो सुई होती है बच्चों, है ना, तो वे आपने देखा होगा 1 सेकंड में एक बार हिलती है, 2 सेकंड में 2 बार, और 60 सेकंड में पूरा चक्कर काट के वापस आ जाती है ना। तो उसकी क्या है आपका, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। इसका एक एग्जांपल और भी हो सकता है, देखिए ये वाला, मान लीजिए ये ए बी, ए से बी आपका कितना है, 5 किलोमीटर से है। अब हम बाइक से गए तो हमारी 5 मिनट्स लगी जाने में, और जब हम वापस आए, या आप मान लीजिए बी से आगे सी है, और सी भी कितना है बच्चों, 5 किलोमीटर से, तो आगे भी जब हम बढ़े तो कितना लगा, 5 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है कि 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में हम कवर करते हैं, ए से बी तक भी और बी से सी तक भी, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलते हैं। तो यह मोशन हमारी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी बच्चों। अब इसके आगे क्या, आगे हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है आपका, देखिएगा,
An object is said to be in non-uniform motion if it covers equal distance in unequal time. अनइक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस चले या इक्वल इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले, बात एक ही है। तो क्या होगा आपका, ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। देखिए एग्जांपल, अ मैन कवर्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। मान लीजिए एक आदमी जो है 5 किलोमीटर 10 मिनट में चलता है। फिर देखिए, ही कवर्स नेक्स्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 12 मिनट्स। तो पहला 5 किलोमीटर तो चला वो 10 मिनट्स में और दूसरा 5 किलोमीटर चला वो 12 मिनट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखिएगा बच्चों, क्या दे रखा है आपको इसमें ना। देखिए मोशन का ग्राफ जो होता है, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा बच्चों कि वह टाइम, और टाइम कौन से एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर, है ना, और डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस कौन से एक्सिस पर होते हैं, आपकी वाई एक्सिस पर। टाइम और डिस्टेंस के बिटवीन, है ना, टाइम और डिस्टेंस के बिटवीन जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, वह ग्राफ आपका किसका होता है बच्चों, मोशन का होता है। सबसे पहली बात ये आपकी। फिर अब देखिए ग्राफ कौन सा वाला है आपका, ये आपका ग्राफ है कौन सा, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका ये जा रहा है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी जनरली एंगल 45 डिग्री, है ना। ज्यादातर क्या है आपका, नॉर्मली एंगल जो आएगा 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आप इसके आगे देखिए बच्चों, क्या दे रखा है आपको, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये कर्व में आ रहा है, ये भी कर्व में है, ये भी आपका क्या है, कर्व में है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल सीधा, और ज्यादातर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है वो किस में आएगा, कर्व की शेप में आएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। ये पहचान हो गई दोनों की। अब आप देखिएगा आगे, इसमें आगे अब हम कुछ बेसिक और पढ़ेंगे। बेसिक चीजें क्या है आपका, क्वांटिटीज आर टू टाइप्स इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज होती है वो दो तरह की होती है बच्चों, ठीक है। क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ठीक है, जिसकी सिर्फ वैल्यू हो, उसमें डायरेक्शन ना हो। अभी पहले साथ ही साथ एग्जांपल बाद में पढ़िएगा, पहले आप आगे का पढ़ लीजिए वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जिसमें, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। जबकि सिर्फ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इनके एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क। अब देखिए टाइम जो है, अभी आप आपसे अगर मैं पूछूं कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 6:20 हो रही है, ठीक है, 6:30 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं, कुछ भी। उसके आगे ये तो नहीं कहेंगे ना कि ईस्ट की तरफ हो रहे हैं, वेस्ट की तरफ हो रहे हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसा नहीं कहेंगे आप, है ना। तो इसी तरह से वर्क डन जो होता है, वर्क डन की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अब आप नीचे वाले देखिएगा, नीचे वालों में आपको क्या दे रखा है वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या फोर्स। अभी आप फोर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। फोर्स जो है, आप या तो धक्का देने को या खींचने को फोर्स कहते हैं ना, पुश और पुल। तो अगर आप धक्का देंगे आगे की तरफ देंगे, अपने से दूर की तरफ, अगर आप खींचेंगे तो अपनी तरफ, तो इसका मतलब क्या, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स, यानी कि क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है आपका, कि स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो सबसे पहले हम देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डिस्टेंस, it is the actual path traveled by an object from its initial starting position to final position. It is a scalar quantity. आप देखिएगा स्टूडेंट्स की डिस्टेंस किसको कहते हैं, हम डिस्टेंस कहा जाता है आपका, जैसे मान लीजिए ये ए है आपका घर और ये बी है आपका ट्यूशन। लेकिन घर से ट्यूशन के लिए सीधी सड़क तो है नहीं, पता चला कि पहले आप घर से निकले ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गए, ऐसे आए। तो आप देखिए आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती जा रही है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि रास्ते इसी तरह से बने हुए हैं। अगर आप बिल्कुल सीधा आना चाहेंगे, पता चला कि ए से बी पर, तो सीधा बीच में दीवारें आ रही है, ठीक है, कुछ का कुछ आ रहे, तो उन्हें तोड़ते हुए तो नहीं आ सकते ना आप इसमें,
तो ये एक्चुअल पथ इसलिए कहा गया है कि जो रियल रास्ता है जिस पे आप आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये टेढ़ा मेढ़ा ही जाके रास्ता होगा भाई, हो सकता है कि सी और डी, है ना, दो शॉप से एक ही रोड पर, और रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप यहाँ पर अगर सीधा जाएंगे बिल्कुल तो सीधा पहुंच जाएंगे। तो आपका एक्चुअल पथ यहाँ पर क्या है बच्चों, बिल्कुल सीधा है ना। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, एक्चुअल पथ को, चाहे वो सीधा हो, टेढ़ा हो, गोल हो, कैसा भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। अब आप इसके आगे की बात सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट की, है ना। और डिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है वो मीटर में मेजर किया जाता है। इसकी जो क्या होता है आपका, इसकी जो आपकी क्या यूनिट होती है वो मीटर होती है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, it is the shortest line path between initial and final position. If the initial and final point are same, then displacement will be zero. Distance depends on path, but displacement does not. और ये आगे बताऊंगा कि डिस्टेंस बड़ी हो सकती है इक्वल किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पर क्या कहा है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में उसने क्या बोला है बच्चों, वो देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। डिस्प्लेसमेंट, ये ए और बी, ए से बी तक जाने का जो रियल रास्ता है वह तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये लाइन आपके एक तरह से क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। और अगर मैं कहूं ए से बी तक सीधे जाने का रास्ता है या नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, ये लेफ्ट में ए और बी के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, ये तो आपकी क्या है, डिस्टेंस, है ना। और ये बच्चों आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए बच्चों, डिस्टेंस ज्यादा है इसमें या डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई डिस्टेंस जो है हमारी, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, है ना, ये लेफ्ट में लिख रहा हूं, ये ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, है ना। चलिए ठीक है। अब आप राइट में आ जाइए, सीओडी। सीओडी मैंने आपको बताया था दो शॉप्स हैं एक ही रोड पर, जो सेम बिल्कुल स्ट्रेट रोड है वहां पर। तो बच्चों इसकी डिस्टेंस आपकी ये हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। बताइए सेम होगा या नहीं होगा, बोलिए सर। बच्चों। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल हो गई किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों, है ना। ये तो सी से डी, सी और डी का चक्कर है, और ये किसका था, ए और बी का। तो यहाँ से दो कंडीशन आ रही है, एक में तो डिस्टेंस क्या है, बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, और एक में डिस्टेंस जो है बड़ी है किसके, डिस्प्लेसमेंट से। तो अब आप ये सारी चीजें छोड़कर आप ये वाली पोजीशन देखिएगा बच्चों, ये देखिए। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस जो है वो बड़ी भी हो सकती है, ये देखिए, और इक्वल भी, ये ग्रेटर का साइन और ये इक्वल का, कि ग्रेटर और इक्वल, यानी ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगी, सीधे स्ट्रेट लाइन पर। जो आपका रास्ता कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा बच्चों, है ना। जो रास्ता बिल्कुल सीधा होगा बच्चों, उस पर क्या होगी आपकी, ये इक्वल होगी। बच्चों बात यह है कि मान लीजिए आप सी से डी पर गए, है ना, और डी से फिर वापस सी पर आ गए। मान लीजिए 2 किलोमीटर था जाने का भी और आने का भी। तो इस पोजीशन में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होगी 2 + 2 यानी 4। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका बच्चों, ध्यान रखिएगा, 2 - 2 0, क्योंकि आपने देखा सी से गए और सी पर ही आ गए। तो इसका मतलब आपका इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। और अगर दोनों पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा बताइएगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। अब बच्चों इसमें लिखा है आपका, एक क्वेश्चन बना दिया है छोटा सा, ठीक है, क्या आपका राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट क्या है, नोट लिखा हुआ है पहले देखिएगा। एसआई यूनिट क्या है बच्चों आपकी, दोनों की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या है बच्चों आपकी, मीटर है। और डिफरेंस आप खुद लिखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस जो है आपकी वो एक्चुअल पथ होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पथ होता है।
और डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद नोट लिख दिया है कि इनकी जो आपकी यूनिट होती है वो बिल्कुल सेम होती है बच्चों। स्पीड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड किसे कहते हैं आप देखिएगा ध्यान से बच्चों। क्या कहा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर और नीचे आपका क्या है बच्चों? आपका टाइम टेकन। और यहाँ पर ये दिखा दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कहा है कि एक यूनिट टाइम में, मतलब एक फिक्स टाइम में जितना आप चल पाते हैं, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, जितनी आप डिस्टेंस चल पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आप देखिएगा इसके बारे में आपका क्या लिखा हुआ है, ये देखिए बच्चों। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है और मीटर पर सेकेंड आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या दे रखा है उसने? इसमें आपको दिया है क्या? आपका एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट गिवन इट्स एवरेज स्पीड। यानी फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन क्या हो जाएगा? एवरेज में टोटल लग जाता है, टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम टेकन। और जाहिर है कि उसकी क्या ऐसा यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड ही होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बच्चों डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना तो स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाती है और ऐसा यूनिट सेम वही रहेगी, मीटर पर सेकंड। देखिए अब देखिएगा कि वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? आप देखिएगा टाइम एक्स एक्सिस पर है और वेलोसिटी क्या है आपका? वाई एक्सिस पर है। तो आप देखिएगा ध्यान से बच्चों कि यहाँ पर मैं आपको ना मैथ्स की तरह बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या आपका? देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 10, यहाँ पर क्या है आपका बच्चों 20, यहाँ पर आपका कितना है 30, और ये वेलोसिटी मान लीजिए 10 और ये यहाँ पर कितना है आपका बच्चों 20। तो जब आपने देखा कि 0 सेकंड्स पर आपने डिस्टेंस देखी, वो स्पीड वेलोसिटी देखी तो कितनी थी? 20 थी। फिर जब आपने देखा 10 सेकंड्स पर तब भी 20 थी। जब आपने देखा 20 सेकंड्स पर तब भी 20 थी, क्योंकि देखिए ये आप 20 पर भी 20 आ रही है। और यहाँ पर भी जैसे आप थर्ड चैप्टर में मैथ्स में करते हैं, देखिए इसको लिखना चाहूँ तो 0,20, और अगर मैं इस वाले को लिखना चाहूँ बच्चों तो क्या आएगा आपका 10,20। और बच्चों अगर मैं इस वाले पॉइंट को लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा? 20,20। तो आप देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी 20 थी तो 20 की 20 ही रही, यानी जितनी थी उतनी, चाहे 20 हो 30 हो कुछ भी हो। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बेटा क्या है आपका? वेलोसिटी आपकी बिल्कुल सेम है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? देखिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ये तो नीचे वाला अलग पढ़ेंगे, सॉरी। वेलोसिटी क्या है आपकी? ये कांस्टेंट है बच्चों। वेलोसिटी क्या है बच्चों आपकी? ये कांस्टेंट। और अब आप इस वाले में देखिएगा, इस वाले में क्या है बच्चों आपका? ये देखिए कि जब 0 था तो 0 पर 0, ये मान लीजिए 10, ये भी मान लीजिए 10। तो आपने जब देखा तो 10 पर कितनी आई बच्चों? 10,10 यानी 10। फिर आपने देखा मान लीजिए 30 है आपका और यहाँ पर भी 30 है। तो अब आप देखिए ये 30,30, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बच्चों। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या कहेंगे इसको कि एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वेलोसिटी जो है आपकी कैसी है? एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मतलब कि बढ़ती हुई वेलोसिटी है ना, टाइम के साथ साथ जब बढ़े तो उसको एक्सेलरेटेड कहेंगे, और जब टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी सेम रहे तो उसे क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा इसमें ए दे रखा है, ये ए के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये ए क्या है ना, एक्सेलरेशन है वैसे, कि जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, और जब आपकी वेलोसिटी आपकी क्या होती है? बढ़ती है टाइम के साथ साथ, तो क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन 0 से ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए कि नीचे जो आपका लिखा हुआ है थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं। क्या आपका? इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि पीछे हमने जो स्पीड पढ़ी थी, स्पीड क्या थी बच्चों आपकी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड किससे
डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस क्या थी, स्केलर, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है तो स्पीड भी आपकी क्या हो गई, स्केलर। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, वेक्टर। इट कैन बी निगेटिव वाइल स्पीड कैन ओनली जीरो और पॉजिटिव। स्पीड तो आपकी सिर्फ जीरो हो सकती है, जीरो से ज्यादा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है आपकी, जीरो भी हो सकती है, जीरो से कम यानी निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो से ज्यादा यानी पॉजिटिव भी हो सकती है। और उसके आगे क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको खुद करना है बच्चों। और नीचे फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, जैसे आपका टोटल लगाया था आपने एवरेज स्पीड के लिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी तरह आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यूनिट आपकी सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होती है वह क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है वेलोसिटी से। जैसे डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है किससे, आपकी डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन किसको छोड़कर, देखिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं, उसी तरह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगे। मोशन विदाउट यू टर्न, यू टर्न भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दे रखा है व्हेन बोथ आर इक्वल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होंगे। और क्या बच्चों, आपका उसमें आपका क्या, स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, एवरेज स्पीड विल नॉट बी जीरो वाइल एवरेज वेलोसिटी में बी जीरो, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। और ये दो हेडिंग आप छोड़ दीजिएगा, ये कभी नहीं आती नाइन्थ में, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्वांटिटीज पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज, और स्केलर क्वांटिटीज में हमने डिस्टेंस पढ़ी, ठीक है बच्चों। और फिर इसी से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ा, और फिर स्पीड से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज में हमने क्या पढ़ा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। फिर डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, और अब वेलोसिटी से हमने क्या पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप इसका रिवीजन करेंगे बाद में, ठीक है, कि हाँ इस वे में कि ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन के बारे में आप देखते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है बच्चों के वक्त के साथ साथ क्या चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, उस चेंज होने के रेट को, मतलब है ना, अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट निकल जाता है, उस चेंज के रेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन कहते हैं। किस चीज के चेंज के रेट को, वेलोसिटी के। इट्स एसआई यूनिट, क्या दे रखा है आपको इसमें, दे रखा है आपको इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको डिनोट करते हैं हम किससे, आपका बच्चों स्मॉल ए से। ये इसका फॉर्मूला है, अभी मैं फॉर्मूला समझाऊंगा आपको। आप देखिए इसमें क्या है, ए आपका एक्सेलरेशन है, वी आपका फाइनल वेलोसिटी है, और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और टी आपका टाइम टेकन है। अब ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझिएगा। मान लीजिए आप ए से बी पर जा रहे हैं बच्चों, तो जब ए पर स्टार्टिंग में थे ना, इनिशियल पॉइंट था, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी कहलाएगी आपकी वो कहलाएगी यू। अब जब आप बी की तरफ जा रहे हैं तो बी पर पहुंचते हुए हो सकता है आपकी वेलोसिटी घट गई हो या बढ़ गई हो, है ना, वो डिपेंड करता है, या सेम हो जो भी हो। लेकिन बी पर जो वेलोसिटी कहलाएगी वो फाइनल कहलाएगी, और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वी। ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू होती है यानी इनिशियल पोजीशन पर, और फाइनल पोजीशन पर क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है यानी कि क्या आपका वी। अब आप देखिएगा बच्चों, ये ए से बी तक गए तो आपकी वेलोसिटी में क्या फर्क आया, यू से वी हो गई। अगर आप फर्क निकालना चाहते हैं डिफरेंस, तो क्या आएगा, v माइनस यू आएगा। और इसका रेट निकालना चाहते हैं तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, और इसी चेंज के रेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t आपका। क्या दे रखा है बच्चों, एक्सेलरेशन है सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इफ वेलोसिटी इंक्रीज, acceleration has opposite direction of velocity if velocities decrease।
देखिएगा, मतलब इसका वही हो गया आपका, कहने का मतलब ये है बच्चों आपका कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, कि उसने कहा कि अगर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों आपकी बढ़ती हुई होती है, तो क्या होता है आपका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ती हुई होती है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपकी सेम होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। लेकिन अगर वेलोसिटी आपकी कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। कैसे हो जाती है बच्चों? अपोजिट हो जाती है। अब देखिएगा, जब अपोजिट होंगे तो क्या होगा, देखिए रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब वही होगा बेटा जब आपकी स्पीड घट रही होगी, जब वेलोसिटी घट रही होगी तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा एक्सीलरेशन आपका, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन, जब अपोजिट हो जाएगा। देखिए, व्हेन एक्सीलरेशन हैज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो, यानी कि जब वेलोसिटी कम हो रही हो। इफ वेलोसिटी डिक्रीज इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो ये एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम इन दोनों के ग्राफ्स देखते हैं बच्चों ने, इनके ग्राफ्स में क्या दे रखा है। आप देखिएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो ए क्या है हमारा बच्चों, 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि एक्सीलरेशन है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ तक रुक गया, यानी 0 हो गई। तो कम होती जा रही है, कम जब होगी तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 से छोटा, यानी निगेटिव। ये आपका निगेटिव एक्सीलरेशन है बच्चों, आपका निगेटिव एक्सीलरेशन, और ये आपका क्या है, एक तरह से पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन को तो हम एक्सीलरेशन ही कहते हैं, लेकिन निगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं, डी एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब एक्सीलरेशन के बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही होगी टाइम के साथ साथ, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा बच्चों आपका, 0 से ग्रेटर होगा। अगर वेलोसिटी आपकी कम हो रही होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन आपका 0 से कम यानी लेस देन 0 होगा, यानी निगेटिव। और अगर वेलोसिटी आपकी जितनी थी उतनी ही रहे बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन आपका 0 होगा। ध्यान रखिएगा इन तीनों कंडीशंस का। देखिए, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय वीटी ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें याद भी करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इनके बिना इक्वेशंस के प्रूफ नहीं हो पाएंगे हमारे। देखिएगा बच्चों, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का वैसे तो फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन बच्चों ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये देखिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब अभी आप स्लोप के बारे में नहीं जानते क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी 10th क्लास की, और आप पढ़ भी नहीं सकते। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है बच्चों, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना बच्चों, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल का, या इस ट्राइंगल का छोड़िए, ये जो पी आर है, इस रास्ते का स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो स्लोप क्या होगा, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि ग्राफ में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। बच्चों ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा ग्राफिकली। और अगर न्यूमेरिकली में कहूँ तो ए क्या होता था, वी माइनस यू अपॉन टी। तो अभी एक मिनट के लिए इसको आप भूल जाइए, आप ये याद रखिए ग्राफिकली। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कैसे निकलती है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में डिस्टेंस कहते हैं इस फिजिक्स में। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने दोबारा ट्राइंगल बनाया है, यही वाला आपका पी क्यू आर है ना, ये देखिएगा, ये मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया है बच्चों, ये रहा आपका पी क्यू और आर, और जो मोशन हुई है पी से आर तक गई है ऐसे, है ना बच्चों, पी से आर तक गई है। तो अब हमें अगर डिस्टेंस निकालनी है तो मान लीजिए बेस आपका 4 मीटर है और आपका परपेंडिकुलर 3 मीटर है, तो इसका एरिया निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा, तो एरिया हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर।
तो पी क्यू आर का एरिया क्या आएगा आपका हाफ इंटू बेस, बेस कितना 4 इंटू हाइट, 2 से इसको कट किया तो 2 और 2 3 कितना 6, तो ये 6 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों। कभी आप सोचो मैथ्स की तरह के एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया नहीं है बल्कि डिस्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग अंडर वीटी ग्राफ अगर आप क्या निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन या डिस्टेंस, तो ये दोनों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक ये बच्चों ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाली बात, बस आपकी बहुत अच्छे से याद कीजिए फटाफट। देखिए बच्चों इस एग्जांपल को ये दोनों चीजें समझ में आएंगी कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ग्राफ से और डिस्टेंस कैसे निकलेगी। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बच्चों आप स्मॉल एस से शो करेंगे इस चैप्टर में, जबकि स्मॉल एस से क्या होती है आपकी स्पीड होती है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें ग्राफ दिया हुआ है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम का एक्सिस, और ये बच्चों ऊपर की तरफ क्या हो गया बच्चों आपका वेलोसिटी का। तो ये आपका वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ जिसको हम कहते हैं। अब इसमें ग्राफ में देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ये देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट कहां से ए से बी तक गया बच्चों। अब ए पर देखिए टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, और बच्चों ए पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 40। अगर मैं ए का निकालना चाहूँ यहाँ पर तो ये पॉइंट आ सकता है 5,40। और आप इसके आगे देखिए जब ए से बी तक गया तो बी पर टाइम कितना है बच्चों, बी पर टाइम है 15, नीचे देखिएगा ये रहा आपका 15, और वेलोसिटी कितनी हो गई अब इसकी बच्चों 90। तो आप देखिएगा आपको ए और बी की पोजीशन पता चल गई। तो अब आपको क्या अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका बच्चों इसमें, इस ट्रायंगल में आप देखकर बताइए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर किसको कहेंगे बच्चों हम, बीसी को, है ना बच्चों, और बेस किसको कहेंगे बच्चों हम एसी को। अब बीसी कितना है और एसी कितना है, तो आप देखिएगा यहां से यहां तक कितना है बच्चों आपका ये 40, ये रहा, और टोटल कितना था बच्चों आपका ये 90। तो अगर 90 में से 40 जाएगा तो ये कितना बचेगा बच्चों आपका, कितना आएगा 50। तो आपने BC की वैल्यू कितनी लिखी बच्चों 50, और नीचे AC ये देखिए कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। यहां से यहां तक कितना था बच्चों आपका ये 5, और ये टोटल कितना था बच्चों आपका 15। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों आपका 10। तो नीचे आपने क्या लिखा 10, तो 0 से 0 गया तो 5 आ गया। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस दो तरह से निकलवाऊंगा मैं, ये डिस्टेंस एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब इसके बीच में या इसके नीचे जो एरिया आ रहा है बच्चों, तो वे एरिया कितना आ रहा है आप देखिए जरा। वे एरिया आ रहा है बच्चों, एक तो ये आपका ट्राइंगल आ रहा है, ये रहा, ठीक है, एक तो ट्राइंगल आ रहा है, और दूसरा आपका क्या आ रहा है, ये नीचे आपकी रेक्टेंगल आ रही है। ये पूरा का पूरा ए बी के अंडर ही तो आ रहा है ना बच्चों, बताइए। तो अब इसका पहले में क्या ट्राइंगल का एरिया और प्लस क्या आपका, देखिए इसके आगे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए बी सी, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बच्चों आपका ए सी डी और ई। तो आप देखिए कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बच्चों रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। तो आप देखिए इस ट्राइंगल का हाफ, और बेस कितना है, बेस है आपका ए सी, और हाइट है आपकी बच्चों बी सी, और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बच्चों आपकी देखिएगा ध्यान से डी ई, और इसकी हाइट कितनी है रेक्टेंगल की आपकी सी डी। तो देखिए कितना कितना आएगा, हाफ का हाफ AC, AC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी, अभी निकाली थी आपने 10, और इंटू BC, BC कितना निकाला था अभी आपने 50, और देखिए DE, ये DE कितना आ रहा है आपका देख सकते हैं आप 10, और CD कितना है बच्चों आपका 40। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कट करूं कितना आपका 5, तो 5 5 25, और 0 का 0, और नीचे 10 4 40 यानी 400। तो ये कितना है आपका 650 मीटर, इतना आ गया बच्चों। पहले आप ये वाला बताइए, इस टाइप से आपको समझ में आया है ये बताइए।
Yes, sir. अब बच्चों अगर हमने ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग निकालना हो तो आप देखिएगा ट्रेपेजियम क्या होता था हमारा, किस तरह से हम बनाते थे, है ना। देखिएगा बच्चों, ये आपका क्या होता था, ट्रेपेजियम होता था ऐसे इस टाइप से। और जो ट्रेपेजियम की एक्चुअल में क्या होती थी आपकी डेफिनेशन होती थी, तो वो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये होती है कि इसकी टू अपोजिट साइड्स तो बच्चों क्या होती है, पैरेलल होती हैं, जैसे ABCD में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कभी नहीं मिलेंगी आगे बढ़ाएंगे तो, है ना। और टू नॉन पैरेलल होती है, यानी अगर इनको बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये डेफिनेशन होती थी कि टू पैरेलल और टू नॉन पैरेलल साइड्स अगर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, और दो अपोजिट अपोजिट तो उसे हम कहेंगे ट्रेपेजियम बच्चों। अब देखिए ट्रेपेजियम तो ये भी हो सकता है आपका, मान लीजिए एक साइड ये है एक ये है, और ये जबकि ऐसे आ रहा है सीधा, और ये तो इसकी दो साइड क्या है बच्चों, पैरेलल है ना, बताइए। और यस सर। Yes, sir. अगर इनको हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर तो आगे मिल ही जाएंगे ना धीरे धीरे, बताइए, है ना। Yes. तो यस ये सर। भी ट्रेपेजियम है, तो आप देखिएगा ध्यान से, ये भी ट्रेपेजियम है जो आपको दिखाई दे रहा है क्या आपका। देखिए दो पैरेलल साइड्स क्या क्या है आपकी बच्चों, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई बच्चों, ठीक है। और दो नॉन पैरेलल आपकी ये हो गई, ये वाली और ये वाली बच्चों। तो ये भी एक ट्रेपेजियम है, लेकिन कैसे रखा हुआ है, टेढ़ा। अगर मैं यहाँ से इसको एक धक्का मार दूं, या आप कह लो कि इसको एक मैं लात मार दूं, तो ये इस तरह से गिरकर ऐसे लगेगा, देखिएगा ध्यान से, ये आपको फिर ऐसे लगेगा, ये इस टाइप से ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो अब आप देखिएगा किस टाइप से होगा। अब इसका एरिया क्या होता था, देखिए ये जो पैरेलल साइड्स होती थी इनको हम A और B मान लेते थे, और ये हाइट आपकी क्या हो गई h। और बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता था बच्चे आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता था हाफ इंटू, यहाँ होता था सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में बच्चों हाइट, ये होता था। तब आप देखिएगा ध्यान से, इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, देखिए बच्चों पैरेलल साइड्स एक तो ये है और एक ये है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हाफ इंटू AE प्लस BD। देखिए AE और BD समझ में आया क्यों लिखा होगा बच्चों, बताइए। Yes, sir. क्योंकि पैरेलल है ना जी इसलिए. बेटा पैरेलल साइड्स, और इनटू में हाइट होगी, तो हाइट क्या है बच्चों आपकी, ये देखिए ये AC जो है ना हाइट ही है इसकी, है ना। AC कह लो या आप ये D कह लीजिए, हाइट ही है ये सब, है ना। तो ये AC लगा दिया हमने। अब ये कितना कितना है, AE कितना है, AE हम निकाल चुके थे, कितना है 40, ये रहा। BD हमें पता था, ये देखिए पूरा का पूरा कितना था बच्चों आपका 90, ये रहा, तो 90 लिख दिया। और इनटू में AC यानी हाइट, हाइट कितना बच्चों आपका, इसमें ये 10। अब आप देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हाफ का हाफ रहा, और ये 40 और 90 जो है बच्चों आपका कितना आ जाएगा 130, और इनटू में कितना आपका 10। अगर मैं इससे इसको कट करूंगा बच्चों तो 65, और 65 के आगे 0 आ गया, तो क्या है आपका बच्चों, इतने मीटर डिस्टेंस आ गई आपकी। अब देखिए बच्चों आगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when velocity of body changes by equal amounts in equal time। जब इक्वल टाइम के साथ साथ इक्वली चेंजेस आता है वेलोसिटी में, तो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और देखिए इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे वो ऊपर जाता हुआ हो या नीचे आता हुआ, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, चाहे A पॉजिटिव हो या A आपका क्या हो, चाहे A पॉजिटिव हो या बच्चों आपका चाहे A निगेटिव हो, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे A 0 हो। अगर A 0 होता तो फिर ग्राफ कैसा आता है, ऐसे सीधा आता है इस टाइप से, है ना। तो इन तीनों कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो कैसा है आपका, कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए नीचे में पढ़ा रहा हूँ आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में अब आप पढ़ेंगे, ये क्या है आपका, आप देखिएगा इसके बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when velocity of body changes by unequal amount in equal interval, acceleration is called non-uniform acceleration। एग्जाम्पल है आपका बच्चों, देखिए मोशन ऑफ कार, कार हमेशा कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकती, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधी सीधी।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए कर्व में आएगा बच्चों, ये कर्व में आएगा, तो ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा आप इसका बच्चों, इसके आगे का पार्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। क्या दे रखा है आपको, रिलेशन अमंग वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। किस किस के बिटवीन रिलेशन की बात चल रही है आपकी, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन। ये चार चीजों की, वेलोसिटी आपका v होगा या u होगा, क्योंकि दो तरह की वेलोसिटी होती है आपकी, ये फाइनल और इनिशियल। और डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, टाइम स्मॉल t और एक्सेलरेशन स्मॉल a। तो ये आपकी 5 चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, 5 चीजें। अब देखिएगा इनके बिटवीन जो रिलेशन होता है उन्हीं को हम इक्वेशंस कहते हैं। ये कितनी इक्वेशंस होती हैं आप देखिए, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहली है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी आपकी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, क्या आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ध्यान रखिएगा ये तीसरी इक्वेशन ये भी हो सकती है आपकी। अब देखिए v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है आपका टाइम टेकन, और ऐसे आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t टाइम है ना, यानी t क्या हो गया आपका, टाइम हो गया आपका। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसका प्रूफ देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा प्रूफ में क्या करना है हमने बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। अगर फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हमारी समझ में आ जाएगा तो सेकंड और थर्ड हम खुद कर लेंगे। देखिएगा कैसे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर अ टाइम इंटरवल t सेकेंड it acquires a final velocity v मीटर पर सेकेंड। देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट आपका a पर था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी आप देखिए, ये u शो कर रखी है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी का ग्राफ है और ये आपका किसका, टाइम एक्सिस, सॉरी वेलोसिटी एक्सिस टाइम एक्सिस। अब देखिएगा आप इसमें ये a पर था और ये t सेकंड के बाद चलते चलते कहां पर पहुंच गया स्टूडेंट आपका, ये b पर आ गया। अब आप देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी जब आपने देखी तो ये रही आपकी बच्चों v, और कितने टाइम में आपका, t सेकंड्स में है ना। अब इसके आगे का मैं रीड कर रहा हूं, देखिएगा वी नो दैट a यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। और स्लोप ऑफ vt ग्राफ कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिएगा कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों, ये रहा आपका ट्राइंगल, ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ABC, है ना। अब आप देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों आपका BC, ये वाला, और बेस क्या है बच्चों आपका ये AC। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, BC अपॉन AC, ये लिखा मैंने, देखिए। अब BC की वैल्यू कितनी आप देखिएगा, ये पूरा V है, ये आपका कितना है बच्चों U। तो अगर मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर का चाहिए होगा ये वाला पार्ट, तो क्या करना पड़ेगा, V माइनस U। तो BC की वैल्यू आ गई। और देखिए O से लेकर D तक कितना है आपका, T टाइम, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, ये T होगा। तो आप इसकी वैल्यूज रख दीजिए, आपने वैल्यूज रखी तो A इक्वल क्या आ गया आपका, v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल क्या है बच्चों आपका, v माइनस यू अपॉन में t। अब ए के नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v माइनस यू इक्वल्स टू at आ गया। या आप ये देखिए v यहीं रखिए, u उधर गया तो u प्लस हो गया और प्लस at आपका। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का पूरा प्रूफ है, देख लीजिए। देखिए बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमने। तो अब देखिएगा प्रूफ में इसके, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनिशियल वेलोसिटी इज u मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम t सेकेंड इट एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर vt ग्राफ, ये मैंने आपको पहले ही कराया था
कि ये जो होता है आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ होती है डिस्टेंस। अब देखिएगा ये जो आपका गया है ए से लेकर कहाँ तक गए कोई ऑब्जेक्ट बी तक, ए पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये रही आपकी यू, है ना। और टी सेकंड के बाद, आफ्टर टी सेकंड जब ये बी पर पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब एंड में कितनी हो गई, v मीटर पर सेकंड बच्चों। अब हमें निकालना है इसका पूरा एरिया, तो आप देखिएगा पूरा एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ये आप देखिए बच्चों, ये आपका ट्रेपीजियम है, ये आपका ट्रेपीजियम है। अगर मैं इसको यहाँ से पुश कर दूं इधर की साइड में तो ये सीधा हो जाएगा, और सीधा होकर आपको क्या दिखाई देगा, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा ये। तो ये भी क्या है बच्चों आपका ट्रेपीजियम है, और जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपको टी दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको क्या दे रखा है, यू दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, वी बच्चों। और अगर इसका मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया हम कैसे निकालते थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता था बच्चों आपका ये हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, जो इसकी पैरेलल साइड्स होती थी उनका सम, और इनटू में क्या बच्चों आपका हाइट यानी h। अब आप देखिएगा बच्चों यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का मैंने नाम भी लिखा है, देखिए ओ ए बी, क्या दे रखा है आपको, ओ ए बी डी सी। अब इसमें क्या है आपका बच्चों एरिया, और एरिया को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एस, देखिए ये रहा आपका एस यानी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही क्या होती है आपकी एरिया अंडर वीटी ग्राफ होती है। तो ये रहा आपका हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है ओ ए और प्लस सी बी, देखिए कैसे ओ ए बच्चों आपकी ये रही, ठीक है, ये देखिएगा ग्रीन कलर में ओ ए आपकी ये रही बच्चों, और सी बी आपकी कौन सी है, ये है। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, और ओ ए सी बी लिख दिया, और इनटू में हाइट, हाइट कितना आपका ये देखिए ए डी हाइट है, ये भी टी हो जाएगा आपका ऊपर। तब आप देखिए इनकी वैल्यूज रख रहा हूं मैं, क्या ओ ए और सी बी आपका ओ ए की जगह ओ ए रहा और सी बी की जगह ओ ई लिख दिया, बात एक ही है। ये देखिए, और डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, एक काम कीजिए चाहे तो आप ये वाला कट कर दीजिए, ये वाला है ना, आप देखिए इसको कट कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए एस का एस आपका हाफ का हाफ, ओ ए आपको दिखाई दे रहा है कितना आपका, ये देखिए यू, तो यू रखा, और प्लस क्या आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सी बी कितना आपका वी, और इनटू में टाइम कितना है टी। बस ये आपका आ गया बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा आपका ये। अब बच्चों देखिए जब ये आ गया एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी, अब मुझे जो इक्वेशन लानी है तो वो लानी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये लाना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपका एस है, एस हमारे पास भी है, और यू टी, तो आप देखिए यू भी है टी भी है, ठीक है, और ए टी स्क्वायर, ए नहीं है, जबकि आपका क्या है वी एक्स्ट्रा आ रहा है ये वी, तो v हटाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन याद है, देखिए v इक्वल क्या होता है आपका बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हाफ का हाफ रहा, ये रहा, u का u रहा, लेकिन इस v की जगह क्या रख दिया हमने, u प्लस ए टी, ये रहा, और इनटू में t का t। अब इसके बाद क्या हुआ, ये u और u, एक u और एक u, दो u हो गए आपके ये, और ये आपका आगे ए टी का ए टी रहा, और इनटू में t है। अब इस t के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो ये आया हाफ का हाफ, और ये कितना है आपका 2ut, और प्लस ए टी की टी से होगी तो ए टी स्क्वायर ही आ गया आपका। आप देखिए कैलकुलेशन समझ लीजिए, मैं अलग करके दिखा देता हूँ, कभी आप सोचें कि पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर, u प्लस ए टी और इंटू में टी, तो देखिए u और u आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका हाफ का हाफ रहा 2u प्लस ए टी और इंटू में टी। अब इस टी के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए हाफ का हाफ 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर हो गया। अब इस हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, यू टी बचेगा, और फिर आपका हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारी क्या थी बच्चों, सेकंड इक्वेशन थी, आप देख सकते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों थर्ड इक्वेशन में क्या है आपका, देखिएगा थर्ड इक्वेशन है हमारी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी क्या है आपकी, देखिए 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, बात एक ही है ना। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है बच्चों आपको,
सेम वही कंडीशन है यहाँ तक जो आपकी सेकेंड इक्वेशन में थी ना बच्चों, यहाँ तक आपने बिल्कुल डिक्टो वही लिखना है, इसमें कुछ भी समझाऊंगा नहीं मैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक तो आपको सेकेंड इक्वेशन की तरह ही करना है बिल्कुल जैसे उसमें किया था, बट अब फर्क आ जाएगा। फर्क ये आएगा बच्चों कि इसके बाद हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है तो उसमें है 2s = v² माइनस के u²। अब इसमें t नहीं है हमारी थर्ड इक्वेशन में, अब इसमें t आ रहा है, ये रहा t। तो t की वैल्यू कहाँ से निकलेगी आपकी, यहाँ से देखिए v = u + at बेटा आपका रहा। अब आप क्या करेंगे, u को v के पास भेज दीजिए तो v - u हो गया। फिर आपका ये a × t है ना, ये वाला आपका, तो a डिवाइड में जाएगा तो t की वैल्यू ये आ गई बच्चों। अब जो ये t की वैल्यू आई है ये आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यानी फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये जो हमने मान रखी है फिलहाल ये। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके क्या होगा, s का s रहेगा, ये मैं अलग करके दिखा रहा हूँ हालांकि हुआ है, हाफ u + v आपका एज इट इज। और बच्चों ये जो t था ना, ये t, इस t की वैल्यू यहाँ से लिख दी है, तो क्या लिखा, v - u अपॉन में a। अब देखिए आगे s का s रहा आपका बच्चों, और ये आपका हाफ था ना तो 2a आ गया क्योंकि ये भी है ना नीचे, और इसको हमने लिखा v + u, u + v को v + u लिख सकते हैं, और v - u लिखा हुआ है ही। अब आप देखिए ये 2a आपका इसके मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आया आपका 2as। अब सामने देखिए क्या बचा आपका, ये आपका v + u और v - u, यानी a + b a - b, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया तो v² - u²। ये आ गई हमारी बच्चों कौन सी, थर्ड इक्वेशन। देखिए बच्चों सर्कुलर मोशन, हालांकि सर्कुलर मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो मोशन आपकी सर्कुलर पथ पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। देखिए क्या लिखा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर इफ इट इज मूव इन अ सर्कुलर पथ, है ना। अगर वह मूव हो रहा है सर्कुलर पथ पर तो क्या होगा, उसकी मोशन क्या कहलाएगी, आपकी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। आगे देखिए लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिखा है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पथ। यानी सर्कुलर पथ पर अगर उसकी क्या है, स्पीड बिल्कुल इक्वल आ रही है हमेशा, ठीक है, यानी कि क्या कॉन्स्टेंटली, या ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है, तो वह मोशन क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। अब देखिएगा स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, ऊपर आएगा आपका डिस्टेंस और नीचे आएगा आपका टाइम टेकन। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सर्कल होता है ना, तो अगर उसकी हमने डिस्टेंस निकालनी है, उस पर अगर कोई चीज चल रही है, तो ये देखिए ये सपोजेट ए पर है, फिर बी पर आई, फिर वो सी पर आई, फिर वापस ए पर ही आ गई बच्चों, है ना। तब आप देखिए कह सकते हो कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये क्या होता था बेटा आपका, ये सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2πr, और सरकमफ्रेंस भी एक डिस्टेंस ही होती है, तो इसलिए इसकी स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला आपका v = 2πr, यानी डिस्टेंस अपॉन और नीचे टाइम का टाइम। लेकिन डिस्टेंस जो है सर्कुलर मोशन में क्या होती है बच्चों, 2πr होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपकी डिस्टेंस ही है ये, ठीक है, जो हम कर रहे हैं।